चंदन फटे पुराने जूते पहनकर उस आलीशान बिल्डिंग में गया। इंटरव्यू के दौरान बॉस ने चंदन के फटे जूतों का मजाक उड़ाया और उसे रिजेक्ट कर दिया। चंदन मायूस होकर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी बॉस को एक फोन कॉल आई। फोन सुनते ही बॉस का रवैया बदल गया। उसने भागकर चंदन को रोका और हैरानी से पूछा, एक मिनट, क्या तुम वही हो जिसने कल रात? सरिता, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, उसके बाद मुझे काम पर जाना है। मैं हैंडपंप से मुंह हाथ धोकर आंगन में पड़ी चारपाई पर आ बैठा था। सरिता किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरी आवाज सुनते ही 5 मिनट के अंदर मेरे लिए खाली चाय लेकर आ गई। सरिता, ये क्या तुमने नाश्ता नहीं बनाया? क्या मैं खाली चाय पीकर काम पर जाऊंगा? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कहा तो वो उदास नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। वो मेरे पास ही चारपाई पर बैठ गई और चाय की प्याली मेरे हाथ में थमा दी। चंदन, तुम्हें नहीं पता, घर में आटा खत्म हो गया है। थोड़ा सा आटा था, उससे बच्चों की रोटी बनाकर दे दी। वे स्कूल चले गए हैं। मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ये चाय पत्ती भी आखिरी थी। उसी से ये काली चाय बनाई है। दूध भी खत्म हो गया है। घर में कुछ भी नहीं है। आज लौटते वक्त अगर सौदा ले आओगे तो फिर मैं खाना बना दूंगी। सरिता की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गया। मैं तो समझ रहा था कि उसने नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन अब पूरी बात मेरी आंखों के सामने साफ हो चुकी थी। मैंने चाय की प्याली होठों से लगाई तो पत्ती की कड़वाहट गले तक उतर गई। उसमें चीनी नहीं थी और दूध तो नाम का भी नहीं था। चंदन, आखिर ये कब तक चलेगा? तुम ढंग का कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? किसी दिन मजदूरी मिलती है और किसी दिन नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। तुम पढ़े लिखे हो, फिर मजदूरी क्यों करते हो? किसी दफ्तर में काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे उम्मीद है तुम्हें काम मिल जाएगा, वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सरिता, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन गरीब को भला कौन काम देता है? तुम नहीं जानती मैंने कितने दफ्तरों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन कोई मुझे रखता ही नहीं है। इसलिए फिर मैंने मजबूरी में मजदूरी करना शुरू किया है। जैसी भी मिल जाए चला जाता हूँ। पैसे कम होते हैं, लेकिन घर में चूल्हा तो जलता है। मैं जो कर पा रहा हूँ वही कर रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं घर बैठ जाऊं? शुरू में मैंने आराम से कहा, लेकिन आखिर में मेरा लहजा भी कड़वा हो गया, शायद भूख की वजह से। चंदन, इस बात को तो बरसों हो गए। तब बच्चे छोटे थे जब तुमने नौकरी के लिए कोशिश की थी, नहीं मिली थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि अब भी नहीं मिलेगी। एक बार फिर कोशिश करो, शायद इस बार कुछ मिल जाए और हमारे दिन भी सुधर जाएं। ये मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं। ऐसे में तो हम सच में भूखे मर जाएंगे। रात को मैंने इसी वजह से कम रोटियां बनाई थीं, ताकि सुबह बच्चों के लिए थोड़ा आटा बचा रहे और वे भूखे पेट स्कूल ना जाएं। 3 बच्चों में 2 रोटियां जैसे बांटी हैं, ये मैं जानती हूँ। वे भी आधा पेट भरकर ही खाकर गए हैं। खाली पेट पढ़ाई भी नहीं होती। मेरा बस यही कहना है कि तुम कोई नौकरी ढूंढो। मैं सरिता की बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था, लेकिन उसे कैसे बताता कि मुझे कोई नौकरी देता ही नहीं। उसे लगता था कि मैंने दफ्तरों के चक्कर लगाने छोड़ दिए हैं, जबकि मैं महीने में 1-2 बार आज भी जाता था, इसी आस में कि शायद अब कुछ मिल जाए, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटता था। मैंने ये बात ना बच्चों को बताई ना सरिता को, क्योंकि मैं उनके दिलों में झूठी उम्मीद नहीं जगाना चाहता था। मैंने चाय का कप एक तरफ रख दिया था। वो कड़वी कसेली चाय मेरे गले से उतर ही नहीं रही थी। सिर पकड़कर बैठा था कि तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी का हल्का सा हाथ महसूस हुआ। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने सरिता खड़ी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। बोली, चंदन, मुझसे माफ कर दो। दिल में जो आया वही बोल दिया। मुझे क्या पता था कि आपको बुरा लगेगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम लोग ठीक से जिंदगी जी सकें। अगर मेरी बातों से आपको दुख हुआ हो तो माफी मांगती हूँ। ये कहते हुए उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल में उसके लिए और भी प्यार उमड़ आया। मैंने उसके जुड़े हाथ नीचे कर दिए और कहा, अरे सरिता, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उल्टा मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कोई नौकरी पर रखने को तैयार ही नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं फिर से दफ्तरों के चक्कर लगा लूंगा।
मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज का क्या करें? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, सिर भी दर्द कर रहा है। आज पहली बार मैं अपनी परेशानी अपनी पत्नी से खुलकर बांट रहा था। करीब 10-15 मिनट हम वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर मैंने उससे कहा कि मैं मोहल्ले की किराने की दुकान से थोड़ा सामान उधार ले आता हूँ। काम मिलते ही पैसे चुका दूंगा। सरिता घबराकर बोली, आप मत जाइए, मुंगेरी सेठ उधार नहीं देते, कहीं आपकी बेइज्जती न हो जाए। ये बात मैंने भी सुन रखी थी। आज तक कभी किसी से उधार नहीं मांगा था, लेकिन आज हालत ही ऐसी हो गई थी। मैंने कहा, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम भगवान से प्रार्थना करना कि आज मुंगेरी सेठ का दिल पिघल जाए। इतना कहकर मैं घर से निकल पड़ा। एक तो खुद भूख से बेहाल था, ऊपर से सरिता और बच्चों की चिंता सता रही थी। बच्चे भी दोपहर तक लौट आने वाले थे और सुबह सरिता ने भी ठीक से खाना नहीं खाया था। रास्ते भर यही सोचता रहा कि बस थोड़ा सा आटा मिल जाए, रोटी तो हम पानी से भी खा लेंगे। करीब 10-15 मिनट में मैं मुंगेरी सेठ की बड़ी सी किराने की दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। कुछ काम करने वाले लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे और ग्राहक अपनी अपनी खरीदारी में लगे थे। मैं अपने पुराने कपड़ों और फटे हुए जूतों के साथ अंदर चला गया। कपड़े साफ तो थे, लेकिन इतने पुराने कि मैले लगते थे। जूता तो पिछले 3 साल से पहन रहा था, अब जवाब देने लगा था, फिर भी पैर में डाले था। दुकान में किसी की नजर मुझ पर नहीं गई, यही मेरे लिए अच्छा था। मुंगेरी सेठ कुर्सी पर बैठकर कैश काउंटर संभाल रहे थे, बाकी काम लड़के देख रहे थे। सेठ जी हिसाब किताब में लगे थे। मेरी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। मोहल्ले के कई लोग वहां सामान लेने आए हुए थे। मैं चुपचाप खड़ा इंतजार करता रहा कि भीड़ थोड़ी कम हो तो बात करूं। मन में डर भी था कि कहीं सबके सामने डांट ना पड़ जाए। कुछ लोग सामान लेकर चले गए, तभी 2-4 और लोग अंदर घुस आए। मैं फिर से चुपचाप खड़ा हो गया। मेरी भी यही कोशिश थी कि कोई मुझे पहचाने नहीं। अगर कोई पूछ लेता कि क्या चाहिए तो उधार की बात कहते हुए और भी शर्म आती। आखिरकार करीब 15-20 मिनट बाद दुकान कुछ खाली हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और मुंगेरी सेठ के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो नीचे देखकर कैलकुलेटर चला रहे थे, फिर मोबाइल उठाकर किसी से बात करने लगे। चीनी और दूसरे सामान का ट्रक मंगवा रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरे मन में भी ख्याल आने लगे कि काश मेरी भी ऐसी ही आमदनी होती, तब मेरे बच्चे कितने खुश रहते, सरिता को भी नए कपड़े मिलते। मैं ऐसे ही सपनों में खोया था कि तभी फिर से ग्राहक दुकान में आने लगे। ये दुकान ऐसी थी जहां कभी सन्नाटा नहीं रहता था। हर वक्त किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता था। दोबारा से 3-4 आदमी अंदर आ गए थे, जिनके हाथों में लिस्टें थीं। कोई खरीदारी कर रहा था तो कोई लड़कों से पूछ रहा था कि फला सामान दुकान में है या नहीं। गल्ले के आसपास हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। कॉल खत्म करने के बाद मुंगेरी सेठ ने ऊपर देखा तो मैं उनके सामने खड़ा था। उन्होंने चश्मा उतारा और बड़े ध्यान से मुझे देखने लगे। चंदन, सब ठीक तो है? तुम यहाँ कैसे? उन्होंने हल्के तंज वाले लहजे में कहा। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जमीन में गड़ गया हूँ। बात भी सही थी। मैं यहाँ कभी खरीदारी करने नहीं आता था, क्योंकि उनकी दुकान पर तो महंगे से महंगा सामान मिलता था और मैं ठहरा एक गरीब आदमी। मैं तो हमेशा किसी छोटी दुकान से सस्ता आटा, मैदा और बाकी जरूरत का सामान ले आता था, वो भी कम क्वालिटी वाला। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। अब मुझे यहाँ देखकर उन्हें हैरानी हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुंगेरी सेठ, आपसे एक काम था। मेरी आवाज कांप रही थी। वो बोले, जल्दी बताओ, उसके बाद मुझे माल मंगवाने भी जाना है। जब तक पीछे नहीं हटोगे ये लोग काम ही नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो जेब से कुछ पर्चियां निकालकर हिसाब किताब देखने लगे। मैं बिल्कुल चुपचाप उनके सामने खड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करूं। फिर उन्होंने ऊपर नजर डाली, चश्मा थोड़ा नीचे सरकाया और मुझे घूर कर देखा। बस वहीं से मैंने हिम्मत करके अपनी बात कह दी। मैंने उनसे थोड़ा सा आटा उधार मांगा और ये भी कहा कि बहुत जल्दी पैसे लौटा दूंगा। इतना सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। अरे, इसे अंदर किसने आने दिया? मैंने साफ कहा है कि मुझे उधार मांगने वाला कोई आदमी दुकान में नहीं चाहिए। तुम लोग करते क्या हो?
वो मुझसे नहीं बल्कि अपने लड़कों से गुस्सा होकर बोल रहे थे। दुकान में काम कर रहे 6-7 लड़के और ग्राहक सब हमारी तरफ देखने लगे। मैं सिर झुकाए सीने पर हाथ बांधे किसी नौकर की तरह खड़ा था। वो अपने लड़कों पर बरस रहे थे कि मुझ जैसे गरीब को दुकान में घुसने ही क्यों दिया। तभी एक लड़का आगे आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाने लगा। बाहर आकर उसने कहा, भैया कुछ तो समझो, हमारी नौकरी क्यों खतरे में डालते हो? जब सबको पता है कि मुंगेरी सेठ उधार नहीं देते तो फिर क्यों आ जाते हो? अब सेठ जी 2-3 घंटे तक हम सब पर गुस्सा निकालते रहेंगे। इतना कहकर वो लड़का वापस अंदर चला गया। वो कोई एक दुकान नहीं थी बल्कि 7-8 दुकानों को मिलाकर बना एक बड़ा सा हॉल था जिसमें किराने का पूरा इंतजाम था। मैं बाहर खड़ा आंखों में पानी लिए उस बड़ी दुकान को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि सच में बड़े दुकानदारों के दिल बिल्कुल सख्त चट्टान के जैसे होते हैं। फिर मैं अपना टूटा हुआ जूता घसीटता हुआ बाहर को लौट आया। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी बोली, मैंने पहले ही कहा था ना कि मुंगेरी सेठ के पास मत जाना, वो उधार नहीं देते। लेकिन आपको मेरी बात सुननी कहाँ थी? अब करा ली ना बेइज्जती। मैं शर्म के मारे उसके सामने भी नजर नहीं उठा पा रहा था। वहां 3-4 मोहल्ले के लोग और कुछ मजदूर खड़े थे। उन्हीं में से 3-4 लड़के हमारे ही मोहल्ले के थे। सबने मेरी बेइज्जती अपनी आंखों से देख ली थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचा हूं। मैं आंगन से उठा और सीधे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मन ही मन यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। मैं इतना भी बेकार नहीं था जितनी बेकार मेरी जिंदगी चल रही थी। पढ़ा लिखा था, डिग्रियां भी थीं, लेकिन काम कहीं मिल ही नहीं रहा था। रोते रोते दोपहर हो गई। थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से घर आ गए। उन्होंने अपनी माँ से खाना मांगा। सरिता ने भी वही जवाब दिया जो उसने मुझे दिया था कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। देखते देखते दोपहर ढल गई, फिर शाम भी होने लगी। हम चारों चारपाइयों पर बैठे थे। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। बात करने के लिए हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं था। अगर कुछ था तो बस गरीबी। मेरा 10 साल का बेटा विशाल चुपचाप बैठा था। उससे छोटा 7 साल का अंशुल अपनी माँ से कुछ बातें करने लगा। 4 साल की रिया मेरी गोद में सिर रखे बैठी थी। तभी सरिता ने कहा कि वो पड़ोसन से थोड़ा आटा उधार ले आती है, बाद में लौटा देंगे। मैंने उसे रोकना चाहता था, कहना चाहता था कि कहीं तुम भी मेरी तरह खाली हाथ और बेइज्जत होकर वापस ना आ जाओ। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। सरिता चारपाई से उठी और बाहर चली गई। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। वो घर से निकली और करीब 15 मिनट बाद जब लौटी तो उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके हाथ में कटोरा था। उसे देखते ही बच्चे खुश हो गए। जब उसने कटोरे का ढक्कन हटाया तो उसमें चावल थे। चावल देखकर बच्चों की खुशी और बढ़ गई। सरिता ने बताया कि वो तो पड़ोसन से आटा मांगने गई थी, लेकिन उनके बगल वाले घर में किसी काम की वजह से खाना बन रहा था। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि बच्चों के लिए थोड़े चावल ले जाओ। मैंने आटा मांगा भी नहीं और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ा। सरिता भगवान का भी शुक्र कर रही थी और हमें सारी बात बता रही थी। फिर हम सबने मिलकर वही चावल खाए और भगवान को धन्यवाद किया। इतने लोगों के लिए चावल बहुत नहीं थे, लेकिन किसी तरह पेट भर गया। सच यही है कि इंसान के पास कम हो या ज्यादा, हर हाल में भगवान का शुक्र करना चाहिए। यही बात मैंने हमेशा अपने बच्चों को सिखाई थी। वो रात भी किसी तरह गुजर गई और अगली सुबह भी आ गई। सुबह होते ही मैं मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। रात को ही मेरे एक दोस्त का फोन आया था कि फिर से ईंट भट्टे पर काम शुरू हो गया है, कल से आ जाना। मैं बिना नाश्ता किए ही घर से निकल आया क्योंकि खाने को आज भी कुछ भी नहीं था। बच्चे भी खाली पेट स्कूल चले गए थे। कल के बाद आज एक और मुश्किल दिन शुरू हो गया था। भट्टे पर मुझे काम मिल गया। दोपहर को मजदूरी के पैसों से आटा खरीदकर घर आया। सरिता ने रोटियां बनाई और वो दिन भी निकल गया। 2 दिन के खाने का इंतजाम हो गया था। मैंने पूरी मजदूरी से आटा ही लिया था क्योंकि आटे के बिना गुजारा हो ही नहीं सकता था। रोटी तो हम पानी के साथ भी खा लेते थे। 2-3 दिन मैं ईंट भट्टे पर काम करता रहा। फिर एक बार फिर काम खत्म हो गया और हमें छुट्टी दे दी गई।
कहा गया कि जब दोबारा काम होगा तो बुला लेंगे। मैं फिर से बेरोजगार होकर घर बैठ गया। हालांकि घर में अभी आटा बचा था, लेकिन मन में एक चिंता लगातार घूम रही थी कि जब ये आटा खत्म होगा तब मैं फिर कहाँ जाऊंगा। दोपहर का वक्त था। मैं घर पर ही बैठा था। तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। मेरे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और तीनों एक साथ जाते थे और एक साथ ही वापस आते थे। सरिता उसी वक्त कमरे के अंदर आई और बोली कि आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। वो अक्सर यही बात दोहराती रहती थी। कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी परेशानी कम करना चाहती है। आज भी उसने यही कहा तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। सरिता, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं काम करूं? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाएं, मेरी बीवी खुश रहे? मैं कोई पत्थर नहीं हूं। मेरा भी मन करता है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं? कोई काम पर रखता ही नहीं है। तुम नहीं जानती, परसों भी मैं एक फैक्ट्री में गया था। वहां हिसाब किताब लिखने के लिए एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत थी। तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी। फिर भी मैं गया कि शायद काम मिल जाए, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। वहां पहले ही किसी और को रख लिया गया था। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैंने गुस्से में कहा। वो नजरें झुकाकर बैठी रही। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। वो मुझसे बात करने की इजाजत मांग रही थी। मैंने कहा, सरिता, आज तक तो तुमने कभी बात करने से पहले इजाजत नहीं मांगी। आज क्या खास बात है? उसके चेहरे पर उदासी और गहरी हो गई। वो दूसरी चारपाई से उठकर मेरी चारपाई पर आ बैठी और मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। चंदन, हमारे हालात बहुत खराब हैं। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं भी कोई काम कर लूं। लोगों के घरों में जाकर काम कर लूंगी। इससे घर की हालत थोड़ी सुधर जाएगी और आप पर भी सारा बोझ नहीं रहेगा। जैसे आप बाप हैं, वैसे मैं माँ हूँ। मेरा भी फर्ज बनता है कि बच्चों के लिए कुछ करूं। वो जानती थी कि मुझे औरतों का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी दूसरों के घरों में नौकरानी बने, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसने हिम्मत करके ये बात कही थी। सरिता, तुम्हें पता है, मुझे ये सब पसंद नहीं। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं कि तुम दूसरों के घरों में काम करने जाओ। वहां मर्द भी होते हैं। तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है। काम करने वाली औरतों के साथ लोग क्या क्या करते हैं। तुमने दुनिया नहीं देखी है। मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे सब पता है। बस ये बात छोड़ दो। मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम घर पर रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी बदनामी अपने गले लगाए। मैं उसे समझा रहा था। मेरे लहजे में सख्ती भी थी और दर्द भी। वो हाथ जोड़कर समझाने लगी कि चंदन, ये सोच छोड़ दीजिए। हर कोई बुरा नहीं होता। मुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। घर की परेशानी कम हो जाएगी और आप भी थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। मैं उसकी बात सुन रहा था, लेकिन मन ही मन तय कर चुका था कि किसी भी हालत में उसे काम की इजाजत नहीं दूंगा। फिर भी मैं प्यार से समझा रहा था, क्योंकि मैं उसे समझाना चाहता था, डराना नहीं। कुछ देर वो खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप जो सही समझे वही करें। मुझे आटा ला कर दे दीजिए। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। रोटियां भी बनानी हैं। जब आपको मेरा काम करना मंजूर नहीं है तो ठीक है, मैं भी आपकी बातों में दखल नहीं दूंगी। जैसा आपका दिल करे वैसा करें। उसके लहजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। वो मुझे ये जताना चाहती थी कि अब सब कुछ मेरे ही भरोसे है। मैंने उसी वक्त कह दिया, सरिता, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, चाहे बच्चों को भी भूखा सुलाना पड़े, लेकिन मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा। काम में भी फर्क होता है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना मुझे मंजूर नहीं। अब तुम खुद सोचो, हर घर में मर्द होते हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा मर्दों के सामने झुककर काम करना, उनकी चीजें साफ करना? अगर किसी की नजर गलत हो गई तो क्या तुम चैन से काम कर पाओगी? मैं उसे फिर से समझा रहा था। ये बातें सुनकर सरिता की आंखों में नमी आ गई और वो ना में सिर हिलाने लगी। नहीं चंदन, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि आपके अलावा कोई और मुझ पर नजर डाले। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। रोते हुए उसने मुझे गले से लगा लिया था। हाँ सरिता, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तुम क्यों खुद को जलील कर रही हो? कोई चिंता की बात नहीं है। मैं खुद कुछ न कुछ कर लूंगा। तुम परेशान मत हो। मैंने उससे कह तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ।
सरिता, तुम ऐसा करो, किसी पड़ोसन से थोड़ा सा आटा उधार ले आओ। मैंने सोच लिया है कि मैं दोबारा पूरी मेहनत के साथ दफ्तरों में नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं न कहीं काम जरूर मिल जाएगा। मैं बड़े जोश में ये सब कह रहा था। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मेरी वजह से सरिता बहुत परेशान है और अब मैं उसकी परेशानी हर हाल में खत्म करूंगा, चाहे मुझे 2 दिन तक किसी दफ्तर में बैठकर हाथ जोड़ने पड़े। थोड़ी देर बाद वो पड़ोसन से आटा उधार लेकर आ गई। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नौकरी लगना पक्की बात हो गई हो। जब से मैंने उससे कहा था कि मैं कल से नौकरी ढूंढने निकलूंगा, अपनी पढ़ाई के हिसाब से किसी दफ्तर में काम करूंगा, तब से वो बहुत खुश थी। कुछ देर बाद बच्चे भी घर आ गए, फिर हमने मिलकर खाना खाया। उस दिन हमने पेट भरकर खाना खाया था। रात को खाना नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा आटा बच गया था, उस सुबह के लिए रख लिया गया था। वैसे भी दोपहर में खाना खा लिया था, रात को ज्यादा भूख नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल गया। वो भी नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने सोचा शायद वो मुझे कहीं नौकरी दिला दे। उससे मिलकर मैं रात करीब 9 बजे वापस आ गया। सुबह बहुत जल्दी मेरी आंख खुल गई। मैं उठा और टूटी फूटी अलमारी से कपड़े निकालने लगा। पहले जब मैं मजदूरी करता था तो कोई भी फटे पुराने कपड़े पहनकर चला जाता था, लेकिन अब तो मुझे ऑफिस में काम के लिए जाना था, इसलिए अपना हुलिया भी ठीक करना जरूरी था। तभी मेरी नज़र पापा के सूट पर पड़ी। वो सूट उन्होंने मुझे तब दिया था जब मेरे पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे। पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई उस चीज को मैंने संभाल कर रखा था। मैं वो सूट ज्यादा नहीं पहनता था क्योंकि उसे खराब नहीं करना चाहता था। नीले रंग का वो सूट जिसकी कमर के पास तेल का बड़ा सा दाग लगा हुआ था, मैंने अलमारी से निकाल लिया। वो दाग कभी नहीं उतरता था। मैंने सोचा यही पहन लेता हूँ, कम से कम फटा तो नहीं है, बस एक दाग ही तो है। जूते भी मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी ही थे और वो भी पुराने और फटे हुए। वही पहनना पड़ा। दिल ही दिल में भगवान से दुआ कर रहा था कि रास्ते में जूता टूट न जाए। कई दिनों से लग रहा था कि जूता कभी भी जवाब दे सकता है। थोड़ी देर बाद सरिता और बच्चे भी उठ गए। सरिता ने नाश्ता बनाया, बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए। मैं भी नहा धोकर वही नीला सूट पहनकर तैयार हो गया जिसकी कमर पर बड़ा सा दाग लगा था। मैंने खुद को समझाया कि कौन कमर देखता है, सब सामने से ही देखते हैं। हालांकि सच तो ये था कि चलते वक्त लोग पीछे से ही देखते हैं, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैंने सरिता से प्रार्थना करने को कहा और घर से निकल पड़ा। दोस्त ने मुझे खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था और अब मैं वहीं पर पहुंच चुका था। वहां बहुत भीड़ थी। हर आदमी पैंट शर्ट में था, चमकदार जूते पहने हुए, टाई लगाए हुए। सब पढ़े लिखे और समझदार लग रहे थे। बस मैं ही सबसे अलग दिख रहा था। मैं एक सोफे पर बैठा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सोफा भी शर्मिंदा हो कि मुझ जैसा इंसान उस पर बैठा है। मैं खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस कर रहा था। वैसे तो मैं मजदूरी वाले कपड़ों से बेहतर हालत में था, लेकिन फिर भी किसी से मुकाबला करने लायक नहीं लग रहा था। आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई हंस देता तो कोई मुंह पर ही कह देता कि आज चपरासी की भर्ती नहीं हो रही। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये लोग मुझे काम पर रखेंगे भी या नहीं। जब यहाँ के कर्मचारी ही ऐसी बातें कर रहे थे तो मालिक क्या करेगा। फिर भी मैं बैठा रहा क्योंकि मेरे पास डिग्रियां थीं। देखने में भले ही मैं अनपढ़ लगता था, लेकिन मेरी फाइल में मेरी सारी पढ़ाई के कागज संभाल कर रखे थे। वही डिग्रियां मेरी असली पूंजी थी, जिन्होंने आज तक मुझे कोई बड़ा फायदा नहीं दिया था। मुझे वो वक्त भी याद था जब पिताजी ने बड़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया था। उस समय पिताजी के पास फीस के पैसे तक नहीं होते थे। कभी किसी दोस्त से उधार लेते, कभी किसी रिश्तेदार से मदद मांगते। जैसे तैसे उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, लेकिन उस पढ़ाई का मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ समय तक मैं नौकरी करता रहा, फिर एक दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद आज तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली थी और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर भी मैं फाइल उठाकर वहां आ गया था क्योंकि मैंने उस बोर्ड पर पढ़ा था कि पढ़े लिखे सेल्समैन की जरूरत है।
वैसे भी वो कंपनी बहुत बड़ी थी, किसी अनपढ़ को तो सेल्समैन की नौकरी पर रखते ही नहीं। मैं अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। 3-4 लोग पहले से बैठे थे, सब बारी बारी से अंदर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी बारी भी आ गई। मैं बड़ी मुश्किल से जूता घसीटता हुआ अंदर गया। मेरा एक जूता पूरी तरह टूट चुका था। अगर मैं उसे अंगूठे से दबाकर ना रखता तो शायद वो पैर से अलग ही हो जाता। मैंने टूटे हुए हिस्से को अंगूठे से पकड़े रखा और पैर घसीटते हुए जैसे ही अंदर पहुंचा, सामने बैठे भारी भरकम शरीर वाले आदमी ने, जिसके चेहरे पर मास्क लगा था, मुझे अजीब नजरों से देखा। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मास्क के पीछे हंस रहा हो। मैं आगे बढ़ा तो उसने मुझे वहीं रोक दिया और इशारे से एक कुर्सी पर बैठने को कहा। उसने मास्क ऐसे पहन रखा था जैसे अपनी सेहत को लेकर वो बहुत ज्यादा सजग हो। वो मुझे सिर से लेकर पांव तक घूर रहा था। मेरे टूटे जूते और मैले कुचेले कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे। खुद वो एकदम साफ सुथरी सफेद शर्ट और काली पैंट में बैठा था, तो उसे मैं और भी ज्यादा गंदा लग रहा था। इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही उसने मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। मेरे जूतों की तरफ देखते हुए बोला कि हमारी कंपनी में ऐसे लोगों को काम पर नहीं रखा जाता जिन्हें अपने पहनावे का भी ढंग ना हो। वह ऐसे बोल रहा था जैसे मैंने जानबूझकर फटा जूता पहन रखा हो। फिर उसने कहा, यहाँ से चले जाओ, हमारे यहाँ अच्छे लोग काम करते हैं, तुम्हारे जैसे मजदूर नहीं। मैंने चुपचाप अपनी फाइल उसकी तरफ बढ़ानी चाही, लेकिन उसने हाथ के इशारे से रोक दिया और बोला, जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। उसकी बात सुनकर मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो अभी भी मुझे घूर रहा था। मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था क्योंकि मास्क लगा हुआ था। मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल सुनते ही उसने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैं दरवाजा खोल चुका था और बस बाहर कदम रखने ही वाला था कि उसने मुझे फिर अपनी तरफ बुलाया। मैं हैरान रह गया कि अब वो मुझे क्यों बुला रहा है। मुझे लगा वो दोबारा मुझे बेइज्जत करने वाला है, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपना मास्क उतार दिया और मुझे अपने पास बुलाया। इस बार उसने मुझे कुर्सी पर नहीं, बल्कि अपने सामने पड़े बड़े से सोफे पर अपने पास बैठा लिया। फिर उसने मुझसे वो सवाल किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो बोला, क्या तुमने कल रात गोल्डन प्लाजा के सामने एक लड़की को कुछ लड़कों से बचाया था? उसकी बात सुनकर मैंने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। कल रात मैं अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, तभी गोल्डन प्लाजा के सामने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो लड़की एक बड़ी गाड़ी के पास खड़ी थी। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। लड़के उस पर फप्तियां कस रहे थे। मैं गरीब जरूर था, लेकिन हिम्मत मुझ में भी थी। मैं उन लड़कों से भिड़ गया। थोड़ी बहस के बाद वे लड़के वहां से भाग गए। लड़की ने मुझे धन्यवाद दिया। उसने फिर मुझे पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने पैसे लेने से मना कर दिया और वहां से चला गया। मेरी बात सुनते ही उस आदमी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और गर्मजोशी से गले लगा लिया। वही आदमी जो कि थोड़ी देर पहले मेरे फटे जूतों और मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी दरवाजा खुला और वही लड़की अंदर आई। उसने आते ही कहा, पापा, यही वो आदमी है जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। अगर ये ना होता तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ी भी ना होती। वो भी अपने पापा के साथ उसी दफ्तर में काम करती थी। न जाने उसने मुझे कहाँ से देख लिया था कि अपने पापा को कॉल कर दी थी। और फिर मुझे पता लगा कि उसने अपने कमरे में बैठे बैठे सीसीटीवी फुटेज से मुझे देख लिया था और इसीलिए उसने अपने पापा को कॉल कर दी। वो दोनों पापा बेटी मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुम ना होते तो शायद आज हमारी ये इज्जत ना होती। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं, लेकिन फिर मैं जल्दी ही समझ गया, क्योंकि हर किसी के पास एक इज्जत ही होती है और जब वो चली जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। गरीब के पास इज्जत होती है, अमीर के पास भी इज्जत होती है। ये अलग बात है कि गरीब के पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं होता और अमीर के पास इज्जत के साथ साथ सब कुछ होता है। फिर मैं वहां से शुक्रिया समेट कर जाने लगा तो उस भारी भरकम शरीर वाले आदमी ने मुझे रोक लिया और मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर देना कि मैं दौलत के नशे में इतना चूर हो गया था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम कितनी मुश्किल में हो।
मुझे माफ़ कर देना, मैंने ठीक नहीं किया। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हम जैसे गरीबों का यही नसीब है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हर कोई हमारे साथ ऐसा ही करता है। मैं ये कहकर एक बार फिर से जाने लगा तो उस लड़की ने मुझे आवाज़ दी। उसने मुझे भैया कहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं रुक गया। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। मेरी कोई बहन नहीं थी। बचपन से मुझे शौक था कि कोई मेरी बहन हो, लेकिन मेरी कोई बहन थी ही नहीं। उसने मुझे भैया कहा तो मुझे वहां पर रुकना ही पड़ा। वो सोफे से उठी और फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अगर हमारी कंपनी में मैनेजर की जॉब करेंगे आप, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। उसने मेरी फाइल देख ली थी। मेरी आंखों से उसी वक्त आंसू निकलने लगे। मैं जो यहाँ पर चपरासी या सेल्समैन बनने के लिए आया था, वो अब मुझे मैनेजर बना रहे थे। मेरी एक भलाई मेरे इतने काम आएगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वैसे भी वो भलाई मैंने किसी लालच की वजह से नहीं की थी। अगर लालच की वजह से करता तो उस वक्त उस लड़की से रात को हजारों रुपए ले लेता, जब वो अपनी खुशी से देना चाह रही थी। मगर मैंने पैसे नहीं लिए थे। मैंने उसी वक्त ही उनके सामने हाथ जोड़ लिए और उनका शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो लड़की कहने लगी कि ये जॉब आपको बिना वजह नहीं मिली, बल्कि आपकी भलाई और बहादुरी की वजह से मिली है, क्योंकि भगवान किसी की भलाई को बेकार नहीं जाने देता। अगर आप रात को ना आते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती, और अगर जिंदा भी होती तो शायद मेरी वो इज्जत ना रहती, क्योंकि वो लड़के बड़े ही बुरे थे। उन्होंने मुझे अजीब अजीब धमकियां दी थीं। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, मगर आपने मुझे बचा लिया। मैं एक मैनेजर की पोस्ट पर लगने के बाद जब घर पहुंचा तो मेरी सरिता और बच्चे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा और जेब में 20,000 एडवांस रुपए पड़े थे। मेरी सैलरी भी बहुत ज्यादा थी। 20,000 रुपए तो उन्होंने वैसे ही एडवांस दिए थे, क्योंकि वो मेरे घर के हालात से वाकिफ हो गए थे। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने मुझे एडवांस में रकम भी दे दी, जिससे मैंने मिठाई का डब्बा खरीदा और बाकी पैसे मेरी जेब में पड़े थे। मिठाई का डब्बा लेकर मैं घर आया और अपनी सरिता बच्चों को सारी बात बताई तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई। जब बच्चे मिठाई का डब्बा उठाकर कमरे के अंदर चले गए तो मेरी सरिता मेरे पास आई और मेरे गले लगकर कहने लगी कि चंदन, मैं जानती थी कि आप ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आज तक आपने किसी भी औरत को गलत निगाह से नहीं देखा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आपकी नेकी कभी हमारे इतने काम आएगी। वो रोते हुए कह रही थी। मैंने उसे समझाया कि बस अब रोने के दिन खत्म हुए, और वाकई में वो हमारे रोने का आखिरी दिन था। वक्त गुजरता जा रहा था। अब मुझे उस कंपनी में काम करते हुए तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। हमारे हालात पूरी तौर पर बदल गए हैं। मैं मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ। मुझे उस कंपनी की तरफ से एक गाड़ी भी दी गई है, जिसमें बैठकर मैं काम पर जाता हूँ और फिर इज्जत के साथ घर वापस लौट आता हूँ। अब ना मुझे किसी से उधार मांगना पड़ता है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मोहल्ले वाले भी मेरी किस्मत को देखकर जलन करते हैं, क्योंकि उसी मोहल्ले में मैंने गरीबी के इतने साल गुजारे थे कि किसी को लगता ही नहीं था कि हमारे हालात भी सुधरेंगे। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक ना एक दिन वक्त जरूर बदलता है, और आपकी नेकी तो कभी भी बेकार नहीं जाती। और बेशक भगवान सबसे बेहतरीन सौगात देने वाला है। दोस्तों, क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसी कोई घटना देखी है जिसमें किसी अमीर इंसान ने बेचारे किसी गरीब का मजाक उड़ाया हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट में ये सब बातें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।